हम इस महान आंदोलन के सदस्य हैं और ये आंदोलन मजबूत करने के लिए हमने एक लक्ष्य स्वीकार किया। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्तित्व विकास ऐसा विषय है जिसको हर कोई जानता है, जानते ही नहीं जानते हैं। देखो, आपका व्यक्तित्व हर समय बदलते रहता है। एक माँ अपने शिशु से जब बात करती है, एक पति से बात करती है, घर के और संबंध बात करती है, हर कोई के साथ उसकी अलग अलग भूमिका होती है। वैसे ही पुरुष अपने पिता से एक के सामने उसका अलग व्यक्तित्व होता है, उसके दोस्तों के साथ उसका अलग व्यक्तित्व होता है, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करता है तो उसका अलग व्यक्तित्व होता है। हर जगह व्यक्तित्व बदलते रहता है, लेकिन एक व्यक्तित्व जो होता है स्थायी होता है, सारभूत होता है। मतलब व्यक्तित्व, व्यक्ति का तत्व, जो उसकी आत्मा है, व्यक्तित्व की जो आत्मा है वो क्या है, उसको हम कैसे समझें, हम उसका विकास कैसे करें, उसको कैसे लोक लुभावना और आनंददायी या जीवन में हम एडॉप्ट करें और हमारा व्यक्तित्व एक आदर्श बने। इसके लिए ये वर्कशाला में ये विषय रखा गया है। और सार्वजनिक क्षेत्र, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का व्यक्तित्व तो निश्चित रूप से अनुकरणीय होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। बैच और बैच भी मिला गया, यदि कहीं खड़ा हो जाए तो लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस विषय में सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा समझनी होगी। मैं व्यक्तित्व के तत्व को समझाने के लिए या समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, और आप गौर करेंगे कि उस कहानी के इर्द गिर्द हमारे व्यक्तित्व की पूरी परिभाषा आती है और व्यक्तित्व के सारभूत बात समझ में आ जाती है। बहुत छोटी सी कहानी है। एक साधु नदी में स्नान करते रहता है और जब वो जल तर्पण करता है उसके हाथ में एक बिच्छू आ जाता है। सुनेंगे नौजवान जी, साधु के हाथ में बिच्छू आ जाता है। बिच्छू का स्वभाव होता है कि उसको डंक मारता है, लहूलुहान होते तक कई बार गिरता है, कई बार उठाता है। साधु को डंक मारे जाता है, साधु उठाते रहता है, ये क्रम चलते रहता है। हालत, पूरा शरीर विष से भर जाता है साधु का, लेकिन साधु हार नहीं मानता, आखिरी में उसको किनारे ले आता है। इस घटना को एक व्यक्ति देखते रहता है। वो बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ और इतना प्रज्ञावान आदमी और कैसा मूर्ख है और साधु है। उसके पास जाता है, हे महात्मा बताओ, ये बोले आप क्या कर रहे हो? बोले वो आपको डंक ऊपर डंक मारे जा रहा है और आप उसको बार बार उठा रहे हो, आपको समझ नहीं कि आपको कुछ भी हो सकता है। तो साधु एक बात बोलता है कि बोले उसका स्वभाव है डंक मारना और साधु का स्वभाव है बचाना, साधु रक्षा करता है। बोले वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? ये व्यक्तित्व का आपके गुण, आपकी जो अंतर आत्मा है, जो आपका जो भाव है, आपके अंदर की जो साधुता है, ये आपका व्यक्तित्व है। और ये यदि अंदर में नहीं है या हम किसी भी कारण से हमारी सोच नकारात्मक है, हमारी सोच सृजनात्मक नहीं है, तो ये हमारे व्यक्तित्व में हर जगह दिखेगा। आप किसी के सामने भी प्रस्तुत होंगे, आप देखेंगे कि हमारा व्यक्तित्व उभरने लगता है, जैसा मन वैसा तन हो जाता है। इसलिए हमको केंद्र में रखना है हमारी साधुता, हमारे गुण। हमारे गुण, हम कितने मिलनसार हैं, हम कितने मृदुभाषी हैं, कितने हम अच्छे से संवाद करते हैं, कितना पार्टी को अच्छे से समझते हैं, पार्टी के सिद्धांतों को कितना समझते हैं। तो ये बात जब हमारे अंदर निहित हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व एक नए रूप में उभरता है। वैसा तो व्यक्तित्व की परिभाषा में विद्वान लोग कहते हैं कि
जनप्रिय गुणों की अभिव्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति का उदार होना, आकर्षक दिखना, दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाना, अपने भावों की अभिव्यक्ति को अच्छे ढंग से कर लेना, सामाजिक रूप से वांछी गुणों की अभिव्यक्ति करता हुआ व्यक्ति, शिष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति, सच्चा और निष्कपट और दूसरों के साथ सद्भाव दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम व्यक्तित्व वाला कहा जाता है। एक परिभाषा ऐसा करते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोतंत्र का गतिशील संगठन है जो वातावरण में अनन्य समायोजन को निर्धारित करता है। तो हम सामाजिक रूप से जो व्यवहार करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व नहीं है। वैसे अंग्रेजी का शब्द पर्सनालिटी शब्द से आता है व्यक्तित्व, अंग्रेजी में निजी क्षमता, पर्सनल एबिलिटी, मेरी निजी क्षमता ही मेरा व्यक्तित्व होता है, वो पर्सनालिटी में आता है। लैटिन भाषा में उसका अर्थ तो मुखौटा होता है पर्सनालिटी का। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा से आया, उसका मुखौटा। तो हम मुखौटा लगाते हैं, वो मुखौटा की बात मैंने बताया कि हम जब बच्चे से व्यवहार करते हैं तो हमारा मुखौटा अलग होता है, हम दोस्त के साथ बात करते हैं तो अलग मुखौटा होता है, अपने गुरु के साथ संवाद करते हैं तो अलग मुखौटा होता है, पिता के साथ अलग, माता के साथ अलग। हर संवाद के सामने वाले के आधार पर हमारा व्यक्तित्व चेंज होते रहता है। तो हमको मुखौटा के अंदर की बात मैंने बताया, वो साधुता की बात बताई कि हमको अपना व्यक्तित्व को यदि सकारात्मक और बहुत ही सकारात्मक और काफ़ी प्रभावशाली बनाना है तो हमको अपने अंदर के भाव, मन को बहुत ही पवित्र करना पड़ेगा, अपने को गुणों को एडाप्ट करना पड़ेगा। अपने अंदर जितने गुण हैं, धीरज, सत्य, अहिंसा, ये जितने गुण हैं, ये धीरे धीरे जब हम उसके साथ एकाकार करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप उभरने लगता है। यदि आप देखेंगे तो हमारा, कल आपने सुना होगा एकात्म दर्शन, जिसमें एक वक्ता बताई रहे थे कि एकात्म दर्शन का सार क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अभी तक की जो विचारधाराएं थी वो सिर्फ कोई एक पक्ष को पकड़ी हुई थी। कोई धर्म आधारित थी, कोई काम आधारित थी, कोई अर्थ आधारित थी, कोई कुछ थी, मोक्ष को तो शामिल नहीं किए थे। पर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म दर्शन, जो हमारी आत्मा है, भारतीय जनता पार्टी के दर्शन की आत्मा है एकात्म मनोभाव, उसमें चारों कर्मों को शामिल किया गया और चारों के उद्धार के लिए, अर्थात इन चारों को, चतुष्कर्मों को करते हुए एक समुच्चय का नाम व्यक्ति है, व्यक्ति इकाई है। इस इकाई के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्व कल्याण के लिए जब कोई कार्यकर्ता अपनी क्षुद्र भावनाओं से राष्ट्र की भावना में, राष्ट्रवादी भावना के साथ अपने आत्म कल्याण के लिए जन सेवा करता है, वो एक आत्म मानव दर्शन बताता है। और ये सीधा सीधा व्यक्तित्व से संबंधित है। जब आपके लक्ष्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व निखरेगा। इस दर्शन से हम आते हैं। ऐसा ही आप देखे होंगे कि बाहर पोस्टर लगा है, या आपको बहुत सारे विषय आएंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग पंच निष्ठाएं का संकल्प लेते हैं। उसमें एक निष्ठा आती है कि हम मूल्य आधारित राजनीति करेंगे, मूल्य आधारित समाज सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मूल्यों का मतलब क्या होता है, यहाँ मूल्यों का आशय भी भारतीय जनता पार्टी का है, गुणों से है, सद्गुणों से है, सद्भावना से है, सद सिद्धांत से है, सद व्यक्ति से है, मतलब जीवन के उद्देश्य के प्रति हम जब आग्रही बनेंगे तो आपको देखने में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का दर्शन जो है आपके व्यक्तित्व के विकास की ओर अपने आप ले जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ खड़े होता है उसका व्यक्तित्व अलग से निखरता है, अलग से दिखता है। तो हम यदि व्यक्तित्व विकास और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का अध्ययन करें, चाहे वो एकात्म मानववाद हो, चाहे हमारे संविधान का अध्ययन हो, चाहे हमारे पंच निष्ठाओं का हो, तो ये सारा हमारे आत्म कल्याण की ओर, हमारे अपने व्यक्तिगत आत्म कल्याण की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता है। एक ढंग से जो जीवन की सारभूत बातें हैं, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन की जो यात्रा है, उस यात्रा में आप सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के साथ साथ आप आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसी विचारधारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा सा शामिल किया कि हम ये जाने कि हम किस विचारधारा के, किस सिद्धांत के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रशिक्षण वर्ग में हमारा व्यक्तित्व कैसे निखरे, तो आप ये मान लीजिए यदि आपको कोई गुण मालूम भी नहीं कि मैं अपना व्यक्तित्व कैसे विकास करूं, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को पढ़ने से, उनका अनुगामी होने से भी हमारा व्यक्तित्व और हमारा
आत्मकल्याण उसमें निहित है। अब व्यक्तित्व विकास की यदि हम कसौटी बोलें तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। व्यक्तित्व विकास की कसौटी आप लोगों को मैं संक्षिप्त में बताऊं कि आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अक्सर समाज में ऐसा होता है कि ये फलाना अध्यक्ष है, ये मंत्री है, ये विधायक है, ये सांसद है, और उसके चारों ओर काफ़ी सम्मान खड़ा हो जाता है, और जैसे ही वो पद जाता है उसका सम्मान खत्म हो जाता है। तो ये एक अल्पकालीन व्यक्तित्व है, एक समय बस के लिए व्यक्तित्व होता है और वो व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग मेरे साथ सहभागी बनिए तो प्रशिक्षण में मजा आएगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा होता है ना? तो उसको हम बोलते हैं प्रभुता। प्रभुता के कारण सम्मान पाया और प्रभुता चले गई तो खत्म, उससे कोई प्यार नहीं। तो ये व्यक्तित्व का बड़ा झोल है। इस चीज़ों को हम सार्वजनिक जीवन में है, हमारे जीवन में भी ऐसा अवसर आएगा, आ सकता है। तो हम ये ध्यान रखें कि हम जो कुर्सी को नमस्ते कर रहे हैं और मेरे साथ इसका आत्मीयता नहीं है, इस गैप को दूरी करने के लिए आप उस समय सजग रहें कि आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके लिए कोई प्रभुता की जरूरत नहीं है, आपसे ही लोगों को प्रेम हो, लोग आपका सम्मान करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ तो जितने महापुरुष लगे हैं ये व्यक्तित्व है। और मैं बड़े निसंकोच भाव से अपने आदर्श अटल जी को बोलता हूँ कि आप देखिए व्यक्तित्व बिना प्रभुता के, कभी आप लोगों ने सुना कि माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, कहीं सुनने को मिला है आज तक? अटल बिहारी वाजपेयी बोलते ही आपके अंदर एक विराट व्यक्तित्व की छवि बनती है, एक महान कवि की छवि बनती है, एक महान राष्ट्रवादी नायक की छवि बनती है, एक महान व्यक्ति की छवि बनती है। बनती कि नहीं बनती है? तो ये व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व की कसौटी है। आप कुशाभाऊ ठाकरे जी, यहाँ गोविंद सारंग जी की तस्वीर लगी है, ये व्यक्तित्व है। संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की तस्वीर लगी है, इनको प्रभुता की जरूरत नहीं है, इनका नाम लेने से श्रद्धा उत्पन्न होती है। लाल कृष्ण अडवाणी जी है, शहीद सुखदेव जी हैं, यहाँ जितने लोग लगे, स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी फक्कड़ आदमी, क्या उनके पास प्रभुता है? न पावर है, न पैसा है, वो तो खाली लंगोटधारी हैं। लेकिन जैसे ही नाम लेते हैं स्वामी विवेकानंद तो हमारे अंदर से श्रद्धा का रस निकलने लगता है कि नहीं निकलने लगता? आप महसूस करते हैं कि नहीं? ये व्यक्तित्व की कसौटी है और हमको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हम नित्य नूतन मुखौटे छोड़कर, बनावटीपना छोड़कर अपनी मौलिकता में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कार्यशाला है कि हम आपस में बात करके चिंतन करें, अपनी कमियों को हम खुद अवलोकन करें। हमारी कमी दूसरा अवलोकन नहीं कर सकता। यदि आप इस विषय का गहन चिंतन करेंगे, आपके पास ऐसी पुस्तिका दी गई है, उसमें भी व्यक्तित्व विकास का एक पन्ना लगा हुआ है, प्रपत्र लगा, उसको अध्ययन करिए, बड़े गौर से करिए, तो आपको दिखेगा शुरू से आखिरी तक एक ही शब्द कॉमन दिखेगा, स्व, सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिजायर, सेल्फ प्रेजेंटेशन। सेल्फ जो स्वयं, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो हमारा केंद्र क्या है? व्यक्ति है। व्यक्ति कौन? मैं स्वयं। जब मैं स्वयं, यदि मैं रोज व्यसन करता हूं और आपको यदि व्यसन करने के लिए मना करता हूं तो मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ सकता। तो मुझे पहले खुद सात्विक होना पड़ेगा, पहले मुझे व्यसन मुक्त होना पड़ेगा, तब मैं व्यसन के लिए बोलूँगा। यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बोल रहा हूँ और मुझे पंचनिष्ठा नहीं मालूम, मुझे एकात्म मानववाद नहीं मालूम, मुझे पार्टी के कार्यक्रम नहीं मालूम, और मैं किसी कार्यकर्ता को, नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता को बोलूँगा तो बोलेगा ये तो कुछ भाजपा के बारे में खुद नहीं जानता और भाजपा के बारे में हमको बोल रहा है। ऐसा प्रतिक्रिया आती है, बहुत स्वाभाविक है। तो हम अपना अध्ययन, हमारी अध्ययन की जो प्रवृत्ति है, हमारी जो नई सोचने की प्रवृत्ति है, इसका विकास करें तो हमारा व्यक्तित्व निश्चित रूप से प्रमाणिक और तंदुरुस्त होगा, जिससे हम समाज से जुड़ने में, लोगों से जुड़ने में, अपने हेतु को, अपने उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल होंगे। वैसे व्यक्तित्व विकास की पंचशीलता स्वामी विवेकानंद जी भी बताते हैं, जिसमें वो सबसे पहला गुण बोलते हैं आत्मविश्वास। अब ये आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर कभी देखें कि हमारा आत्मविश्वास क्या है। तो आत्मविश्वास के लिए आपकी फिर चारों इकाई, शरीर, मस्तिष्क, हृदय, ये तीनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपका मस्तिष्क, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, आपकी सोचने की क्षमता,
ये तंदुरुस्त होना चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आपका मन स्वस्थ होना चाहिए। फिर आपका तीसरा चरण फिर आ जाता है आत्मा में। तो आज प्रवचन है ही, तो आत्मा को अपन रख दें, आत्मा को आप सब, आपका स्वाध्याय का विषय है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, ये आत्मविश्वास के अंदर आता है। जिसके शरीर में रोग रहेगा, कुछ रोग ईश्वर प्रदत्त है, वो उसको छोड़ दें। हम जानबूझ के रोगी हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि रात को खा के नहीं सोना चाहिए, रात को मुझे कम खाना चाहिए, सुबह उठकर टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। यदि ये मैं नहीं करता हूँ तो मेरा धीरे धीरे शरीर अस्वस्थ होगा, उससे मेरे आत्मविश्वास में निश्चित रूप से कमी आएगी। आप देख लीजिए, बोलते हैं ना जूता टाइट हो, जूते की रस्सी टाइट हो या जूता काटते रहो तो दिमाग काम नहीं करता है क्या? तो हम पहले शरीर को स्वस्थ रखें, अच्छे अच्छे साहित्य सदग्रंथों के संपर्क में आए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये सब चीज़ें, ये सब घटक हैं जो आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से अमूलचूल परिवर्तन लाएगी। दूसरे तत्व के रूप में वो बोलते हैं, दूसरे पंचशील के दूसरे सिद्धांत में आत्मनियंत्रण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है व्यक्तित्व विकास के लिए, आत्मनियंत्रण। और साथ साथ गौर करिएगा, वो कहानी को भूलिएगा नहीं। बिच्छू और साधु दोनों के भाव की, स्वभाव की वृत्ति को ध्यान रखेगा मेरे उसमें, और साथ में इसको जोड़िए आप एकात्म मानववाद का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी जुड़ा हुआ है। हमारी मूल्य आधारित राजनीति, इसको भी जोड़ के सुनते जाइएगा तो सब में समन्वय आपको दिखेगा। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, हम अपनी भावनाओं को, हमारे विचार को, हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित रखें। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। किसी ने हमको, एक हमारे अजय भैया का बड़ा अच्छा वाक्य है, बोले गधे ने आदमी को लात मारी तो आदमी को क्या करना चाहिए? बताइए, आदमी को क्या करना चाहिए? गधे को लात मारना चाहिए कि उसकी लात से दूर हो जाना चाहिए? है तो तत्काल प्रतिक्रिया हम करते हैं बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, तो हमारी भावनाओं में नियंत्रण नहीं, हमारा विवेक वहाँ शून्य हो जाता है। वहाँ ऐसा करने से हमारे व्यक्तित्व में काफ़ी क्षति होती है, हमारे अभियान में, हमारे उद्देश्य में, हमारे लक्ष्यों में नुकसान होता है। आप धैर्य रखिए, धैर्य को बढ़ाएं। मन की एकाग्रता, यदि आपकी एकाग्रता और समग्रता नहीं है तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं। और कोशिश करें, यदि किसी विषय को लेकर लगातार स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आप उसको नियंत्रण करें। इसको बोलते हैं आत्मनियंत्रण। इससे आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से आगे गतिमान होगा। तीसरे बिंदु के रूप में बोलते हैं आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भर में पहला बिंदु जिसको हम सब समझते हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, नाना प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता, आपकी आत्मनिर्भरता, जितनी आप आत्मनिर्भर रहेंगे, न केवल व्यवसायिक दृष्टि से, आप जैसे हैं घर में पत्नी है, मान लो, साथी लोगों को बता रहा हूँ, तो देख रहे कि वही हाथ में रुमाल दे, वही चाय बना के दे, वही सब कुछ करे, तो ये डिपेंडेंसी है। ये हिंदी में बोलेंगे हम कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। अपना काम आप करो, मतलब जितना अपने कामों को अपने हाथ में नियंत्रण में रखोगे, उतनी आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और आपकी फिर चिंता कोई और करेगा। और आपकी जो क्षमता है, छोटे छोटे काम में जब अपना काम हम स्वयं करने लगते हैं, अपने हाथों से अपने ऊपर डिपेंड होते हैं, तो आपके अंदर एक कुशलता, आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगा। उसी को आप व्यापक रूप में जब बाहर आएंगे तो बाहर में भी आपकी आत्मनिर्भरता दिखेगी, तो आपके पीछे लोग जुड़ेंगे, नहीं यार ये सब काम को खुद कर लेता है ना। तो आपको इससे बिल्कुल इस नियोजन को, इस कार्य क्षमता की नियोजन को आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाना है। चौथा बिंदु स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस, अर्थात आत्मत्याग को भी हमको समझना चाहिए कि हमें ऐसा मौका आया कि कोई हमारा वरिष्ठ या कोई हमारा छोटा है, हम कहीं लाइन में पंक्ति में टिकट लेने खड़े हैं, कोई निशक्त आ गया, तो हमको ऐसा भाव आना चाहिए, हमारे अंदर ये साधुता आना चाहिए कि हम क्यों से हम हट के उसको पहले उसकी सेवा दें। ये इस ढंग के आत्मत्याग पार्टी में बहुत जरूरी है। पार्टी की विचारधारा की सेवा के लिए दूसरों को अवसर देना, दूसरों के लिए अवसर बनाना, दूसरों के लिए पथ सुगम करना। रास्ते से आप गुजर रहे हो और कहीं ईंट पड़ा हुआ है, आप ठोकर नहीं खाए, लेकिन आपको ईंट देख के आप सीधे निकल गए, अर्थात जो हमारे अंदर मानवीय संवेदना है उसमें ये त्याग की भावना आनी चाहिए, ये सेवा की भावना आनी चाहिए। पांचवा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का एहसास।
अपने बारे में अपने को एहसास होना। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, यदि आपको अपना एहसास नहीं है, आपको अपना अवलोकन नहीं है, आपको अपने बारे में नहीं मालूम है, तो समझ लो दूसरा आपके बारे में क्या बोले। और बड़ा अजीब है कि आदमी अपने बारे में अपने से झूठ कोई बोल सकता है, अपने से कोई बेईमानी कर सकता है, एक आध जन कर सकता है, बताओ अपने आप को धोखा कोई दे सकता है? बोलिए ना आप लोग। ये प्रशिक्षण सत्र है और ऐसा विषय है कि इसमें तो दोनों तरफ से बात होना चाहिए। क्यों अपने आप को कोई धोखा दे सकता है? अपनी नजरों से कोई बच सकता है? तो अपना एहसास, लेकिन अब बच नहीं सकता। लेकिन मालूम है, मैंने ये बहन जी का बैग से 5 रुपया निकाल लिया, वो बेचारी नहीं जान रही है, पर मैं जान गया कि मैंने निकाला, मेरी अंतर आत्मा जान गई है कि हमारे तो चोरी किया। इसका मुझे मूल्यांकन करना चाहिए, इसका अवलोकन करना चाहिए, तो मेरे अंदर वो आदत छूटेगी। आप अपने को धोखा नहीं दे सकते। तो इस सब चीज में, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मैंने बताया, सेल्फ कंट्रोल बताया, सेल्फ रिलायंस बताया, सेल्फ सेक्रीफाइस बताया, सेल्फ रियलाइजेशन बताया, इसमें एक शब्द इसमें भी कॉमन आता है। क्या आता है? सेल्फ, स्वयं। तो व्यक्तित्व विकास, आपको बोलते हैं ना, किसी को भी काला कोट पहनाने से वकील नहीं बनता, कोई मेरे को टीका लगा दे तो मैं महान नहीं बनता, मेरे हाथ में बड़ी किताब रखने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। वैसे ही आपको इसकी यात्रा को स्वयं करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारे साधन हैं। हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपना खान पान का बड़ा प्रभाव है व्यक्तित्व के विकास के लिए। हमारा नियमित कसरत करना, नियमित अध्ययन करना, लाइब्रेरी, अच्छे महान पुरुषों के विचारों को पढ़ना। और इसका बहुत अच्छा तरीका एक ये भी हो सकता है कि आप महान व्यक्तित्व का, उनके जीवन का चिंतन करें कि वो महान कैसे बना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगी है, कैसे महान बन गया, ऊपर से महान बन के नहीं आए, उन्होंने क्या यात्रा की। ऐसा चिंतन करने से अपने अंदर भी प्रेरणा आती है कि हम भी उस महानता को स्पर्श कर सकें। हमारे व्यक्तित्व में एक, सब कोई अच्छा बनना चाहते हैं, नहीं चाहते, सब अच्छा दिखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, सब दर्पण में रोज दर्पण देखते हैं कि नहीं देखते, यही तो करना है। लेकिन इसको थोड़ा जाग के करना है कि उसमें और क्वालिटी कैसे आए। सबको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, साफ सफाई से रहने का शौक है, अच्छा खाने का शौक है। इसको समझपूर्वक जब हम अपनी दैनंदिन जीवन में यदि आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। अब व्यक्ति इकाई है, हमारा एकात्म दर्शन भी बोलता है कि नहीं बोलता? बताया अभी मैंने, एकात्म दर्शन का सार बताया कि समष्टि से अपने तक जुड़ने का क्रम है एकात्म मानववाद। तो हम स्वयं से यात्रा करके मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चारों उपायों की ओर धीरे धीरे बढ़ें। इससे हमारा व्यक्तित्व एक सकारात्मक दिशा को प्राप्त करेगा। और फिर से याद दिलाता हूँ कि आप कहानी को ना भूलें कि सबका अपना स्वभाव है। यदि ये कहानी आपके हृदय में बैठ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी झंझट और बहुत सारा तनाव आपका खत्म हो जाएगा। तुरंत ये ब्रह्मसूत्र रख ले, भैया उसका स्वभाव है गाली बकना, मेरा स्वभाव है सहना, साधु का काम साधु करे, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों में आपके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। व्यक्तित्व विकास के मार्ग में तथा कुशलताओं के लिए कुछ टिप्स इसमें दिए हैं, उसको भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे हम काफ़ी कुछ जीवन में अपने कौशल को, अपने स्किल को, अपनी उत्कृष्टता को, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक कर सकते हैं। इसमें नियमित ज्ञान अर्जन का प्रयास, ज्ञान अर्जन के लिए आज इतना सशक्त माध्यम है, इंटरनेट, मोबाइल, 100 चैनल, मेरे ख्याल से सबके टीवी में 50 चैनल से कम किसी के चैनल में नहीं आता होगा, आता है। आज इतने सुबह में ज्ञान के संसाधन कि आप इकट्ठा कर सकते हो। अपनी रोज नियमित चिंतन करें कि मैं अपनी कौशल स्किल को, कौशल क्षमता को कैसे बढ़ाऊं, अपने को कैसे मजबूत करूं, इससे आपका व्यक्तित्व बनेगा। पढ़ाई की आदत, कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन अखबार पढ़ें, अच्छे समाचार देखें, पुस्तकालयों से संपर्क, अच्छी पुस्तकें घर में रखें। और मेरा तो एक व्यक्तिगत अपील है कि सबके घर में रामायण, गीता, भागवत, सत्यनारायण कथा या गीता प्रेस की किताबें जरूर होना चाहिए। ऐसा कोई यहाँ बैठा है कि जिसके घर में रामायण ना हो? है ऐसा कोई? गीता नहीं है जिसके घर में? इसका ऐसा नहीं उसको कपड़े में लपेट के रख देना। गीता को पूजा करने के और दिया जलाने की चीज़ तो है ही, वो श्रद्धा का विषय है, वो नियमित खुलना चाहिए।
उसको रोज पढ़ें। उसमें बहुत सारा पूरा विश्व आज गीता का अनुसरण कर रहा है। व्यक्तित्व विकास की यदि पूरी पराकाष्ठा तक जाना है तो कृष्ण ने क्या किया, जो उसके व्यक्तित्व में आच्छादित हो गया, मोह आच्छादित हो गया था, दया या उसकी जो मनुष्यता के जितने दुर्गुण हैं वो सब हावी हो गए अर्जुन के ऊपर, तो उसको छाटने का काम किया, उसके व्यक्तित्व को उभारने का ही काम किया ना। उसके अंदर आत्मविश्वास लाया, उसके अंदर उसके कल्याण का रास्ता बताया कि मैं सब कुछ हूँ, तू क्या कर रहा है, सब भूल, मुझे भज और युद्ध कर। तो गीता आपके पास इतनी बड़ा प्रशिक्षण के लिए इतना बड़ा ग्रंथ आपके पास रखा ही हुआ है। और भाषण कला, जो संवाद कला है, भाषण कला मतलब माइक में भाषण देना नहीं होता, आपस में जो बात करते हैं वो भी एक संवाद का एक गुण होता है। संवाद कला को बढ़ाएं। इतने लोग हैं, मान लो 100 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, 100 लोग एक होकर जाएं, एक दूसरे से परिचय करें, एक दूसरे से जान पहचान करें। आजकल तो एक नया हुआ सेल्फी भी लें, तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप देखिए एक दूसरे से परिचय का दायरा जब बढ़ाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी स्वयं के रूप में, व्यक्ति के रूप में अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व की इकाई है, सब अपने आप में। और ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं होगा या दुनिया में नहीं है जिसके अंदर कोई एक बड़ा गुण ना हो, ये इस बात की गारंटी है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है और वो उत्कृष्ट गुण होता है। उस गुणों को उभारना, वो उसकी पहचान बन जाए। उस पहचान को हमको जिंदा करना है, उसके लिए कार्यशाला है कि हम बात सुनते सुनते चिंतन करें, मनन करें, अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से हमारा वो गुण उभरने लगेगा। उस गुण के प्रति सजग होना। हर आदमी में कोई ना कोई अच्छा गुण होगा, बड़ा गुण रहता है जो उसको प्रदेश स्तर में, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति दिला सकता है। ऐसा गुण हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको पहचानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसको आप उभारें। जनसंपर्क जब करें तो अपने स्वभाव में विनम्रता बहुत बड़ा गुण है। विद्या ददाति विनयम बोलते हैं। विद्या हमको विनम्र बनाती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता हो कि हमारी विचारधारा का कोई कार्यकर्ता परेशान है, उसकी निजी परेशानी है, तो उसको हम बड़ी विनम्रता के साथ सुने, और खुद समाधान नहीं कर सकते तो समाधान का रास्ता उसको बताएं। तो निश्चित रूप से एक आपका व्यक्तित्व जो एक सहयोगी के रूप में उभरने लगेगा, तो आपसे सब प्रेम करेंगे। और हमेशा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ये बहुत बड़ा धन परमात्मा ने, प्रकृति ने, अस्तित्व ने हमको दिया है कि हमको इतना सुंदर शरीर बना दिया है, जिसके अंदर सोचने की क्षमता है, मुस्कुराने की क्षमता है, हंसने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता है, हमको लोगों के लायक बनाने की क्षमता है। और हम इसको स्वस्थ नहीं करके बोलते हैं, आयुर्वेद में एक शब्द आता है प्रज्ञा अपराध। आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध करके एक शब्द आता है। प्रज्ञा अपराध किसको बोलते हैं? मैं जानता हूँ दारू पीऊँगा तो मैं मरूंगा, इसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। और इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। उसके लिए अपनी प्रज्ञा को जगा के मैं दारू छोड़ दूँ तो बच जाऊँगा। हमको मालूम है ज़्यादा मिर्च खाने से प्रॉब्लम होगा, और हम जानबूझ के खा रहे हैं। जैसे परहेज देते हैं ना, दवाई में ये गुड़ नहीं खाना है, ये दवाई में ये नहीं खाना है, इमली नहीं खाना है, और आप दवाई खाए उसके बाद इमली खा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। जिसको जान के किया जाता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। तो स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि 90% लोग प्रज्ञा अपराध के कारण अस्वस्थ हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य की चिंता जरूर करें। और जब आप व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन के कार्यों में संतुलन बनाना सीखेंगे, तो आपका व्यक्तित्व चिड़चिड़ा नहीं होगा, आपको तनाव नहीं आएगा। आप देखिए कि जब संतुलन नहीं रहता, मान लो मैं दुकानदार हूँ, मेरा ध्यान दुकान में है और मुझे पार्टी काम से प्रशिक्षण के लिए यहाँ बुला दिया गया, और उधर घर में सब्जी नहीं आई है, और उधर मेरे गाड़ी पंचर हो गई, मेरे लड़का उधर है। अभी 4 तरफ मैं बुद्धि किया, इसमें संतुलन नहीं बना सका, तो स्वाभाविक तौर से क्या होगा, मेरे अंदर चिड़चिड़ाऊंगा ना, टेंशन आ जाएगा। टेंशन बोलते हैं ना उसको, क्यों भाई? तो इसमें संतुलन बनाना, इसको वेल मैनेजमेंट करना, तो आपके व्यक्तित्व में एक अलग पहचान आएगी। जीवन में मूल्यों का पालन, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, सामाजिक समता, स्त्री पुरुष समानता, संविधान के प्रति आस्था, ये बड़े गुण हैं, इनको लाना। निर्णय क्षमता, व्यक्तित्व की बहुत बड़ी एक क्षमता, जो निर्णय लेने की क्षमता है। आपको सही गलत निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए, इस क्षमता का विकास करना चाहिए। एक और सूत्र बताता हूँ मैं, फिर अपन थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी आपस में बात करेंगे कि आपका किसी भी काम,
100% देने का स्वभाव बन जाए। जैसे यहाँ बैठे हैं और सिर्फ आप यहीं बैठेंगे, आपका मन बुद्धि चित्त सारे चीज एक साथ एकाग्र हो गया या समग्र हो गया, यहाँ के प्रति समग्रता में आप एक हो गए, तो आपके जीवन में तनाव और थकान खत्म हो जाए। एकदम सस्ता सूत्र है, आप करके देख लो। आप 100% यहाँ आके देख लो, आपको थकान लगेगी नहीं। आपको 8 घंटे की बैठा देंगे यहाँ ना, तो थकोगे नहीं, लेकिन आप थकोगे तभी तन यहाँ विचार से आए। तो आपके निजी जीवन में भी यदि आप रोटी माता बहनें यदि रोटी सेक रही है और रोटी सेकते सेकते गुस्सा आ रहा है पड़ोसी की साड़ी और उसकी गाड़ी ऐसा दिमाग में आया, तो रोटी में आपका वो कुभाव पूरा रोटी के साथ घर के में पेट में गया, आप तनाव से ग्रसित आएंगे। ऐसे पुरुष भाई लोग भी, हमारे मित्र लोग भी, कि हम यदि पूरा पार्टी ने कोई काम दिया उसको 100% नहीं कर रहे हैं, मन लगा के नहीं कर रहे हैं, तो आपको पार्टी तरफ से भी तनाव आएगा, अपने निजी तौर पर भी आएगा, और 2-4 लोग और आपको उस तनाव के शिकार बनाएंगे और आप उनके शिकार बनेंगे। ये ऐसा होता है, ये जीवन का सूत्र है। ये राजनीतिक जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है, निजी जीवन के लिए स्वयं, मैं बोला ना, स्वयं इकाई है आप व्यक्तिगत। व्यक्तित्व का मतलब ही होता है व्यक्ति का तत्व, व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति का सार, व्यक्ति का मूल स्वभाव। उसके अंदर साधुता है कि बिच्छू है, उसके अंदर सांप है कि साधु है, ये सीधा सीधा समीकरण है। व्यक्तित्व व्यक्ति का तत्व, आपने अपने व्यक्ति में, मैं अपने तत्व में क्या बसा के रखा हूँ, इसको जगह को रखा हूँ। और फिर एक बनावटी व्यक्तित्व भी करना पड़ता है। यदि आप दुकानदार हैं, कोई बदमाश ग्राहक आया तो आपको अपना कड़क एक आर्टिफिशियल व्यवहार आप बनाते हैं उनके साथ। एक वो जान पहचान वाला ग्राहक आया तो उसके साथ आपकी संवाद अलग ढंग से होता है। आप गए किसी कांग्रेस से कार्यकर्ता यहाँ पर्ची देने, तो आप तुरंत मानसिकता बनाते हैं ना, मैं इससे ये बात करूँगा, करते हैं कि नहीं? तो उससे का अलग व्यवहार। और एक विचारधारा के यहाँ जाओगे, विचारधारा के कार्यकर्ता के यहाँ सीट देने जाओगे चुनाव के समय, तो आपका अलग व्यवहार रहेगा ना। ये इसमें भी निपुणता होनी चाहिए, मतलब मुखौटा पाने में भी कलाकारी आनी चाहिए, तो आपको व्यक्तित्व। लेकिन जो आपके अंदर का साधु है, जो आपके अंदर का गुण है, वो स्थायी रहना चाहिए। मुखौटे तो आपको समय अनुसार बनाना पड़ता है और बदलना पड़ता है। और मेरे ख्याल से इतने में लगभग सारा नियोजन तो हो गया है। और एक बात और जोड़ते हैं, चलो साधु जोड़े हैं अपन लोग, आप लोग बहुत सारे लोग रामायण के भी प्रेमी होंगे। जब भगवान जी को वनवास हो जाता है तो वाल्मीकि, शार्ट कट में बताता हूँ, वाल्मीकि जी से व्यक्तित्व के बिंदु को आप समझिएगा और इसको मेरे ख्याल से इसको ग्रहण करके चिंतन करिएगा। यदि गलत हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं सुधार करूंगा अपने में, मैं और अपने अध्ययन को और बढ़ाऊंगा। वाल्मीकि जी से पूछते हैं मुझे कहाँ रहना चाहिए, तो बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं भगवान को कि आप तो कहाँ नहीं हो और आपको मैं क्या बताऊंगा कहाँ रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पे एक सूत्र देते हैं, बहुत सारी जगह सूत्र देते हैं, उसमें से बोलते हैं जिनके कपट दम्भ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, है ना? ये ऊपर और है, लंबा चौड़ा है, काम क्रोध न लोभ न मोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। ये तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, वाल्मीकि जी का शब्द है। मतलब राम सद्गुण, साधु आपका व्यक्ति का तत्व, आपका गुण, क्योंकि आप भी ईश्वर, हम जीव अविनाशी हैं, आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, हम सब उसी व्यापक के अंश हैं, ये सब जानते हैं, मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। तो किनके हृदय में रहेंगे वो राम रूपी गुण, वो साधु रूपी गुण, वो हमारा व्यक्तित्व का जो जहाँ से खुशबू आती है, स्रोत कहाँ पर रहेगा? जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिसके हृदय में कपट, दंभ, माया, क्रोध, लोभ, मोह, क्षोभ, ये सब चीज नहीं रहेगी उसके अंदर। जो व्यक्ति का तत्व है, राम तत्व है, किसी का कोई कृष्ण तत्व बोल ले, कोई बुद्ध तत्व बोल ले, कोई गुरु तत्व बोल ले, कोई परमात्मा बोल ले, कोई आत्मा बोल ले, नाम आप चाहे जो भी दे दो, आता तो वहीं से है सब। फिर ये हम कहाँ जुड़ गए? एकात्म मानववाद का चौथा मोक्ष, आत्म तत्व से हम कहाँ जुड़ जाते हैं? आत्म तत्व की ही खुशबू से हम जो सोचते हैं वही हमारा आत्म तत्व के ऊपर आच्छादित है। हमारा विचार करने की क्षमता, हमारे को भावना करने की क्षमता, हमारा मन, गणित, हमारा शरीर उसी ओर यात्रा करता है। और स्रोत क्या है? वही राम तत्व है, वही व्यक्ति तत्व है, वही व्यक्ति तत्व। हर व्यक्ति के अंदर जो तत्व है जिससे वो आच्छादित करता है वैसी खुशबू आती है। यहाँ मैं अगरबत्ती जलाऊंगा तो अगरबत्ती की खुशबू आएगी, यहाँ पे मैं कोई कूड़ा करकट जला दूंगा तो कूड़ा करकट आएगी, मिर्चा डाल दूंगा आग में तो मिर्ची की घास आएगी।
तो हमको हमारे जो अग्नि है, योग अग्नि जिसको बोलते हैं, यहाँ हमारी पवित्र आत्म अग्नि है, उस अग्नि में हम ऐसी आहुति डालें, सद्गुणों की आहुति डालें, विनम्रता की आहुति डालें, प्रेम की आहुति डालें, सद्भावना की डालें, राष्ट्रीयता की डालें, एकात्म मानववाद दर्शन का डालें, मूल्य आधारित राजनीति को डालें, तो हमारा व्यक्तित्व से जो खुशबू आएगी तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र को, इस धरती को और सभी कार्यकर्ताओं को, आप सहित सबको फायदा होगा। ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूँ, कामना भी करता हूँ, और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें अपने व्यक्तित्व को उभारने के लिए। कुछ मैं जानता हूँ, कुछ आप जानते हैं, कुछ आपसे मैं सीखूँ, कुछ आप मुझसे ग्रहण करें। ऐसा जब हमारा परस्परता, आपसी सामंजस्यता बढ़ती है तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक उदाहरण बनेगा, अनुकरणीय बनेगा। हम लोग आज जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको मैं व्यक्तित्व की कसौटी बोलता हूँ, जो साधु लोग, जितने महान चरित्र लोग भारत में हुए, भारत की भूमि में जितने अवतार हुए, सारा ये व्यक्तित्व हमारे लिए अनुकरणीय है। इनका अध्ययन, चिंतन, मनन हमको नियमित करना चाहिए। घर में मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि रोज रामायण खुले, रोज गीता खुले, रोज भागवत खुले, या जो आपके चिंतन धारा है, जो जिस पंथ को आप मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, जिस उत्कृष्ट भावना को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, नानक को मानते हैं, राधा स्वामी को मानते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को मानते हैं, इतने सारे फोरम हैं जिससे आप जुड़े हैं, उसको पूरी उत्कृष्टता, पूरी श्रद्धा के साथ अपने तत्व में, व्यक्ति तत्व में शामिल करें तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी और उसकी खुशबू आपके जीवन में दिखेगी। ये ऐसा मुझे लगता है। ठीक है कि नहीं, आप लोग बताएंगे। और यदि इस विषय में और कोई आपको प्रश्न आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ देर अपन बात करें तो मेरी भी जानकारी अपडेट होगी। और निश्चित रूप से मुझे आदेश जब पार्टी ने किया तो मैं आग्रह किया, मैं तो सिखाने नहीं, सीखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा आता नहीं है। खुद के लिए पढ़ना आता है, लेकिन दूसरे को पढ़ के बताना बड़ा कठिन काम लगता है। फिर भी हम सब एक दूसरे के सहयोग से इस अभ्यास वर्ग में इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, इस विषय में बात करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमको दो काम करना है। सार क्या निकला? व्यक्तित्व विकास के लिए हमने स्वामी विवेकानंद जी का भी पंचशील का चिंतन करने का प्रयास किया, एकात्म मानववाद के माध्यम से भी, हमारी पंचनिष्ठा के माध्यम से भी, और कुछ हमारे जो दर्शक का परिभाषाएं हैं उसको अध्ययन किया। तो सार क्या निकला? व्यक्तित्व विकास के लिए आपको क्या चीज लेके जा रहे हैं आप, कि मैं अपने व्यक्तित्व विकास के लिए आज से यह प्रयास करूंगा, उसमें सार क्या चीज आई? बताइए। सोना होना नहीं है, एकदम बात करिए। प्रशिक्षण वर्ग का मतलब ये होता है, भाषण नहीं है। पहला क्या आया? स्वयं। एक साथ बोलिए, पहला क्या आया? स्वयं। और दूसरा चीज कॉमन क्या आया? गुण आया ना। दूसरा चीज क्या है कि हमको गुणों को आमंत्रित करना है, और गुण तो अपने आप आ जाते हैं। गुणों को आमंत्रित करेंगे, सगा बनाएंगे, रिश्तेदार बनाएंगे, उनके साथ आत्मीयता करेंगे, कोई भाई बनाएगा, कोई बहन बनाएगा, कोई जो भाव जिसका है, गुणों को जब हम अपनाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व क्या होगा? मौलिक हो सकता है। और तीसरी बात मैंने बात में कही कि हमको अपनी मौलिकता नहीं छोड़ना है। यदि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता, मुझे छत्तीसगढ़ी अच्छी लगती है, तो आप अपनी अभिव्यक्ति छत्तीसगढ़ी में करिए, अपना मौलिक रहिए। मुझे पैंट शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता और कुर्ता पजामा में अच्छा लगता है, तो कुर्ता पजामा पहनूँ, काहे नहीं पैंट शर्ट पहनूँ। आप अपने जीवन को जितना मौलिक रखेंगे, जितना नेचुरल, जितना सहज सरल रखेंगे, उतना आपके व्यक्तित्व में तनाव कम आएगा और आपका व्यक्तित्व निश्चित रूप से उभरने लगेगा। तीसरी बात आई समझ में, इतनी चर्चा करने से तीसरी बात समझ में आई कि दो तरह का व्यक्तित्व होता है। एक चेष्टा से होता है, प्रयास से होता है, और एक अप्रयास से होता है। अप्रयास व्यक्तित्व क्या है? राम तत्व, साधुता। ये इसको प्रयास से नहीं लाया, आपका स्वभाव है। आप गौर करेंगे तो सब बोला ना, आप अपने लिए, आपकी आत्मा सब ज्ञान को जानती है। आप अपने को धोखा नहीं दे सकते, आप अपनी नजरों से नहीं बच सकते। तो ये स्वाभाविक रूप से आप ज्ञानी हैं कि नहीं? सहमत है नहीं इस बात से? आप सब चीज जानते हैं, मतलब आप आत्म तत्व वाले ज्ञानी हैं। तो ये हुआ बिना चेष्टा का व्यक्ति। और एक चेष्टा का क्या हुआ कि जो हमको व्यवहार करना पड़ता है, जो गोल मिला है, जो जीवन का उद्देश्य मिला है, उसके लिए हम एक मुखौटा ओढ़ के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और व्यक्तित्व की कसौटी में एक बात और क्या आई कि हमको प्रभुता नहीं, व्यक्ति से श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभुता से यदि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे
तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाए और प्रभुता जाती है तो जयराम जी की होता है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब एक 5 मिनट बचा है, किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा बोलने का। कोई बात है तो बोलिए। चलो आप बोलिए, बड़ा ध्यान सुन रहे हैं, कुछ भी बोलिए। कोई प्रश्न व्यक्तित्व विकास को लेकर? कुछ झपकी मार रहे थे क्या? मेरा बोलना निरर्थक हो जाएगा आपको? एक आध तो कोई तो कुछ प्रश्न करें। एक शब्द में हाँ, यदि किसी व्यक्तित्व को दिखाना है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सनालिटी, एक शब्द में कैसे दिखाएंगे? मौलिक हो जाए एकदम। जितना आर्टिफिशियल बना है उसको वो त्याग दे और वो देखेगा कि उसके अंदर से खुशबू आने लगी। एक शब्द मौलिक, मौलिक शब्द को मैं और सरल नहीं कर पा रहा हूँ। मौलिक को मतलब बनावटीपना जो होता है ना हमारे अंदर, कौन क्या बोली, ये क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या देखेगा, ये हमारा बनावटीपना है। और हम इसको जैसे ही गिरा देंगे ना तो हमारे अंदर का जो तत्व है वो अपने आप उभर जाए। क्योंकि ये उदाहरण है उसका व्यक्तित्व का कि आपकी अंतरात्मा, आप खुद स्वयं जानते हैं कि आप चोरी कर रहे हैं तो जान रहे हैं, छुप रहे हैं तो जान रहे हैं, छुप के बीड़ी पी रहे हैं तो जान रहे हैं, सबको जान रहा है। मैं स्वयं सबको जान रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरे को धोखा दे सकता हूँ, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। वो तत्व आपके अंदर मौजूद है, उसको अवसर दीजिए तो आपका व्यक्तित्व एकदम मौलिक हो जाएगा, निखर जाएगा। ठीक, और कोई प्रश्न? मैं हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक बुधारू राम जी आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और उनके सिखाए हुए हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं सीखने की।